हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी हिस्ट्री। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल। हमने इससे पहले पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था, प्राथमिक भित्तिक कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल के बारे में, कैसे कैसे लोग बीजाणुधानी में प्रत्येक भित्तियों का निर्माण होता है, उनके कुछ कार्यों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है क्या प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं से क्या होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, फिर लघु बीजाणुओं से प्राकड़ों का निर्माण होगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, जब भी मैं कोई चीज़ आपको बताऊँ इस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या कीजिए, आप मेरे द्वारा बताए गए प्रत्येक स्टेपों को ध्यान दीजिए। स्टेप्स को आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप यही काम कीजिएगा कि स्टेप्स को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका के बारे में पढ़ने वाले, जिसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए, मैंने इससे पहले क्या बताया था कि लघु बीजाणुधानी में कुछ परतें पाई जाती हैं, कुछ अस्तरें पाई जाती हैं। अस्तर किसके बने थे, प्राथमिक भित्तिक कोशिका के विभाजन से बने थे। लेकिन एक अस्तर क्या था जो पहले से मौजूदा सभी लघु बीजाणुधानियों में क्या था, कॉमन था, सामान्य था। कौन सा अस्तर था, उसको कहते थे बाह्य त्वचा, कहते थे एपिडर्मिस कहते थे। इतना तो आपको पता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या होता था, कैसे एक लघु बीजाणुधानी की हमने संरचना बनाई थी। ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी है, इसमें हमने कुछ अस्तरों का भी निर्माण किया था, कुछ इस तरह से अस्तरों का निर्माण किया था। ठीक है, इतना सही था। अब देखिए, इन अस्तरों को मैंने क्या किया था, नाम दे दिया था। सबसे बाहरी स्तर को मैंने कहा था बाह्य त्वचा कहा था, एपिडर्मिस कहा था। उसके अंदर के स्तर को मैंने कहा था। अब देखिए, जो बाह्य स्तर था वो तो सामान्य था, किसी कोशिका के विभाजन से नहीं बना था, पहले से ही उपस्थित था प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में। लेकिन अब जो कोशिका विभाजन से बनी, किसके, प्राथमिक भित्तिक कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल के विभाजन से जो बनी कोशिकाएं और स्तर, कोशिकाओं के समूह से जो स्तर बनी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर की जो स्तर थी उसको हमने पहले स्तर को क्या कहा था, पहले को कहा था हमने अंतस्थीसियम, हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते थे, इंडोथीसियम। ठीक है, इतना तो आपको पता था। अब देखिए, उसके अंदर के स्तर को हमने क्या कहा था, दूसरे स्तर को, उसको हमने कहा था मध्य स्तर कहा था, मिडिल लेयर कहा था। ठीक है, और सबसे अंदर के स्तर को हमने टेपिटम कहा था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है एक लघु बीजाणुधानी के अंदर। अब इनके कार्यों को हमने कुछ कुछ बता दिया था, तो अब इससे हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। आइए जानते हैं लघु बीजाणु मात्र क्या कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो आप जब देखते हैं एक लघु बीजाणुधानी के अंदर, मैंने क्या कहा था कि जो लघु प्राथमिक भित्तिक कोशिका होती है तो साइड में किनारे की तरफ होती है लघु बीजाणुधानी के। और सबसे पहले मैंने उसी के बारे में बताया कि उसने अस्तरों का निर्माण किया, इतना तो आपको पता है। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, ये जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका होती है प्राइमरी स्पोरोजेनस जो सेल होता है, वो कहाँ होता है, वो देखिए कहाँ होता है, इसके सेंटर में था, बीच में था, किसके, लघु बीजाणुधानी के बीच में था। इतना तो आपको पता है। देखिए कुछ इस तरह से था, सुरक्षित पड़ा था। अब आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या कि जैसे जो प्राथमिक भित्तिक कोशिका थी लगातार विभाजन की थी। कौन सा विभाजन, समसूत्री मिटोसिस किया था, लगातार विभाजन किया था। और उसने क्या किया था, कई स्तरों का निर्माण किया था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी समसूत्री विभाजन सबसे पहले होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और ये क्या करेगा, बहुत सारे किसका निर्माण करेगा, बहुत सारे इन्हीं लघु बीजाणु कोशिकाओं का, लघु बीजाणुजनक कोशिकाओं का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो चलिए देखते हैं, जब विभाजन करता है ढेर सारी क्या बन जाती है, कोशिकाओं का इनका समूह बन जाता है। कि इनका प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाओं का समूह बन जाता है। अब बताइए जरा, ये कोशिकाओं का समूह है तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह सकते हैं, जब ये कोशिकाओं का समूह है तो कोशिकाओं के समूह से बनता क्या है, ऊतक ही तो बनता है, टिश्यूज तो बनते हैं। तो इसको हम टिश्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, इसको हम क्या कह सकते हैं, बीजाणुजनक ऊतक भी तो कह सकते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, चलिए इसको हम नाम देते हैं क्या, बीजाणुजनक ऊतक नाम देते हैं। क्या, बीजाणुजनक ऊतक, स्पोरोजेनस टिश्यूज इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, बीजाणुजनक ऊतक नाम दे दिया। इतना आपको स्पष्ट हुआ। अब देखिए, ये जो बीजाणुजनक ऊतक है, या कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह है, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं जैसे प्राथमिक को क्या कहते हैं,
अधोस्तरीय कोशिका थी, हमने इससे पहले वीडियो में बताया है कि अधोस्तरीय कोशिका क्या होती थी, पोषण प्राप्त करके फूल जाती थी। तो फूल जाती थी तो उसको हम दूसरा संरचना उसका परिवर्तित हो जाता तो उसको हम दूसरा नाम दे देते थे। क्या नाम दिए थे? प्रॉपर सुकोशिका नाम दिए थे। क्या? प्रॉपर सुकोशिका, आर्किस्पोरोसिस नाम दिए थे। तो इसमें क्या होता है, बीजाणु जनक कोशिकाओं में क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, विभाजन होता है, लेकिन विभाजन से पहले क्या होगा कि ये भी क्या होती है, पोषण प्राप्त करेंगी। पोषण दे कौन रहा है? हमने क्या बताया कि टेपिटम और मध्य स्तर क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं कोशिकाओं को। किन कोशिकाओं को? बीजाणु जनक कोशिकाओं को। अब जब बीजाणु जनक कोशिकाओं को पोषण प्राप्त हो रहा है तो ये तो वृद्धि करेंगी, विकास तो करेंगी, इतना तो इसमें कॉमन होगा, सभी कोशिकाओं में कॉमन था, इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए क्या होता है, होता क्या इसमें कि ये जब कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, कौन सी कोशिकाएं? बीजाणु जनक कोशिकाएं जब वृद्धि करती हैं तो ये क्या होती है, फूल जाती हैं। फूल कैसे रही हैं? देखिए इस तरह से कोशिकाएं क्या होती हैं, फूल जाती हैं, पोषण प्राप्त करती हैं तो ये फूल जाती हैं। पोषण कौन दे रहा है जरा बताइए? पोषण देने का कार्य क्या कर रहे हैं? मध्य स्तर कर रहे हैं, टेपिटम कर रहा है। ठीक है, यानी पोषण नहीं प्राप्त होगा तो वृद्धि विकास कैसे करेंगे? विकास नहीं करेंगे तो फूलेंगे कैसे? फूलेंगे नहीं फूलेंगे तो आगे की प्रक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए फूल जाते हैं कोशिकाएं। अब जब फूल गई कोशिकाएं तो उनकी संरचना परिवर्तित हुई। अब जब संरचना परिवर्तित हुई है और जटिल हो गई तो इनका हम नाम ही परिवर्तन कर देते हैं। इनको क्या कहते हैं? इन फूली हुई कोशिकाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इन कोशिकाओं को क्या कहा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा गया। कब कहा गया? जब लघु बीजाणु कोशिकाएं क्या हो गई, फूल गई, उनमें वृद्धि हुआ, पोषण प्राप्त करी और फूल गई, उनकी संरचना में परिवर्तन हुआ तो हमने उनको क्या कह दिया? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह दिया। इतना तो आपको पता चल गया, इतने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे तो लगता है। और एक बात मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप स्टेप्स को ध्यान दीजिए। प्रथम स्टेप क्या था कि ये बना, यही तो था प्रथम स्टेप। और दूसरा क्या था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। किससे बनी? इन्हीं लघु बीजाणु जनक कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। अब ये कोशिकाएं जो बनी है ये क्या होती हैं? ये डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड माने क्या होता है? द्विगुणित होती हैं। ठीक है, द्विगुणित माने टूयन होती हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या में बंटवारा नहीं होता, विभाजन नहीं होता है, ये क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अब देखिए क्या होता है, अब जरा सोचिए, आप क्या सोचेंगे कि यही जब एक दूसरे के इतने पास पास हैं तो ये क्या एक दूसरे से सट नहीं सकती हैं, एक दूसरे से चिपक नहीं सकती हैं, अटैच नहीं हो सकती, इनका अटैचमेंट भी तो हो सकता है। तो देखिए जरा क्या होता है, जब दो कोशिकाएं आपस में, मान लीजिए एक कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका हो गई। अब जरा सोचिए, आप क्या सोचेंगे कि ये जो कोशिकाएं एक दूसरे के पास पास हैं तो क्या जुड़ नहीं सकती, आपस में जुड़ सकती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इनको जुड़ने नहीं देना है, क्योंकि जुड़ जाएंगे तो इनके आनुवंशिक पदार्थ जो गुणसूत्र होता है, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, इनका जो होता है आदान प्रदान होने लगेगा। अब जब इनका आदान प्रदान होने लगेगा तो आनुवंशिकता का लक्षण भी आ सकता है। तो क्या करना है, इन्हें जुड़ने नहीं देना है। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे आप लोग? यही ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो संरचना बनी है इन दोनों के मध्य, कौन सी संरचना, जिसके माध्यम से दो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आपस में अटैच हो रही हैं, जुड़ रही हैं। अब एक बात और जान लीजिए आप लोग, क्या कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जरा ध्यान दीजिए, इस जिस संरचना के आपस में जुड़ रही हैं उस संरचना को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडिस्टिमेटा कहते हैं। क्या? प्लाज्मोडिस्टिमेटा। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये संरचना जिसके माध्यम से दो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आपस में जुड़ सकती हैं या जुड़े जाते हैं, उस संरचना को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडिस्टिमेटा कहते हैं। इतना तो क्लियर है, इसमें आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जरा बताइए जनाब कि जब दो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में कौन सी संरचना बनती है? तो आप क्या कहेंगे? आपको आंसर पता है क्या? प्लाज्मोडिस्टिमेटा। इतना तो आपको पता है, आपको पता है तभी तो आंसर दे रहे हैं।
तो हमारे इस चैनल का यही उद्देश्य होता है कि आपको कोई चीज़ समझाया जाए, ना कि आपको कोई चीज़ रटाया जाए, क्योंकि आप रटेंगे तो कभी ना कभी ज़िंदगी में भूलेंगे ही। तो अच्छा होगा कि आप समझिए उस टॉपिक को, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, जिस संरचना के कारण ये जुड़ी आपस में उस पूर्व हमने क्या कहा, प्लाज्मोडिस्टिमेटा कहा, ठीक है। क्या कहा, प्लाज्मोडिस्टिमेटा। इस बात को, इस शब्द को आप रट लीजिए, क्योंकि आपके इस समय नहीं आगे और भी काम आएगा इसका, ठीक है। अब क्या होता है, तो इस संरचना को नहीं बनने देना है हमें। अब जब इस संरचना को नहीं बनने देना है तो क्या करती हैं, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, अपने चारों तरफ एक अस्तर बना लेती हैं, एक आवरण बना लेती हैं, एक भित्ति बना लेती हैं। उस भित्ति का नाम क्या है, जरा सोचिए। नहीं पता है, और पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं पता तो मैं तो बताने के लिए है ये हूँ। चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। ये कोशिका है, कौन सी कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ये भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब क्या होता है, ये हमें बॉन्ड इनके बीच में नहीं बनने देना है, इस संरचना को नहीं बनने देना है, ठीक है। तो नहीं बनने देना है, तो इसके लिए क्या करती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, क्या करती हैं, अपने चारों तरफ क्या करती हैं, एक अस्तर बना लेती हैं। उस अस्तर को क्या कहते हैं, कैलोज कहते हैं। कैलोज नामक अस्तर बना लेती हैं। इतना तो आपको पता चल गया। तो आइए देखते हैं, कुछ ऐसे अस्तर बना लेती है अपने चारों तरफ, ठीक है। इस अस्तर को हमने क्या कहा, कैलोज कहा, ठीक। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। हमने क्या कहा कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जिस संरचना के कारण आपस में जुड़ जाती हैं, उस संरचना को हमने क्या कहा, प्लाज्मोडिस्टिमेटा नाम दिया। अब देखिए, इस संरचना को दो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में नहीं बनने देना है। तो नहीं बनने देना है तो क्या करती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने चारों तरफ क्या करती हैं, एक आवरण बना लेती हैं, कि भित्ति का निर्माण कर लेती हैं। उस भित्ति को हमने क्या कहा, कैलोज कहा। इतना तो क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी आपको। अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होता है, अब क्या होगा, ये संरचना बन गई, इसको हम अभी रहने दे रहे हैं कुछ देर के लिए। अब देखिए क्या होता है, अब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो जरा जान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। जिसको पता है वो तो भैया सोने सुहागा है उसका, लेकिन जिसको नहीं पता वो जान ले। तो चलिए जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। एक छोटे से ब्रैकेट में जान लेते हैं इसे। तो देखिए, अर्धसूत्री मैंने क्या बताया था, जिसे मिटोसिस कहते थे। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में होता है क्या, कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसमें विभाजन नहीं होता है। समसूत्री विभाजन यानी कि जितना गुणसूत्रों की संख्या जनक में होती है, उतना ही उसके संतानों में होती है। किसके दौरान, समसूत्री विभाजन के दौरान, मिटोसिस के दौरान, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब देखते हैं कि अर्धसूत्री क्या होता है। तो अर्धसूत्री की एक विशेषता बता दूं आपको कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों, वो दो स्टेप्स में होता है, दो पदों में। ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, दो पदों में होता है, ठीक है। कितने पदों में होता है, दो पदों में होता है। अब आपको इन्हीं पदों के बारे में क्या करूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता कैसे है। दो पदों में मैंने कहा, अब दो पदों को जान लेते हैं कौन कौन से पद। मान लीजिए ये गुणसूत्र ले लेता हूँ, इसे तो मनुष्यों का गुणसूत्र है, इसी को हम लेकर आपको समझा देते हैं। मान लीजिए इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, क्या मैंने कहा कि अर्धसूत्री विभाजन कितने पदों में होता है, दो पदों में होता है। इतना तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए, जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होगा यानी कि प्रथम होगा, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री, ठीक है। कौन सा, अर्धसूत्री। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अर्धसूत्री। देखिए क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि फर्स्ट जब होगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, बट जाएगी। क्या होगी, बट जाएगी। किसकी संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या जब बट जाती है तो क्या होता है, मान लीजिए इसमें 46 है, तो जब आधी आधी होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 23 इसमें हो जाएंगी, 23 इसमें हो जाएंगी। किसमें, अर्धसूत्री फर्स्ट में हुआ है क्या, गुणसूत्रों का बंटवारा हुआ है आधा आधा। अब देखिए, जब अर्धसूत्री सेकंड होगा तो सेकंड में क्या होता है, ये भी कोशिकाएं दो दो ग्रुप में विभाजित होंगी। क्योंकि भले ही पुत्री कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल्स हैं, तो इससे हमें नहीं लेना देना है,
हमें इनमें क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन करना है। और इससे पहले मैंने बता दिया कि अर्धसूत्री दो पदों में होता है, अभी तो फर्स्ट पद हुआ है ना, तो अभी तो और भी होगा, एक पद अभी बाकी है, तो उसको भी चलिए कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब अर्धसूत्री सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है समसूत्री विभाजन की ही तरह होता है। प्रथम क्या था, इसमें गुणसूत्रों का बंटवारा हो गया था, आधे आधे गुणसूत्र हो गए, 46 था, 23 हो गया। लेकिन जो इसमें अर्धसूत्री सेकंड होता है, द्वितीय अर्धसूत्री होता है, दूसरा पद होता है, वो क्या होता है, समसूत्री के समान होता है। मीन्स इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों में क्या होगा, बंटवारा नहीं होगा, जितने गुणसूत्र जनक में है उतना ही गुणसूत्र क्या होगा, उत्तरी कोशिकाओं में भी होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 23 है, तो क्या होगा, जब गुणसूत्रों में बंटवारा नहीं होगा तो इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने क्या कहा, ये कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री, मैंने नाम नहीं लिखा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा विभाजन है, मियोसिस है। ठीक है, मियोसिस माने अर्धसूत्री होता है इंग्लिश से। देखिए अर्धसूत्री में मैंने क्या कहा कि गुणसूत्र की संख्या यदि 46 है तो अर्धसूत्री दो पदों में होता है। फर्स्ट पद में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, आधी आधी हो जाती है, 46 है तो 23 इसमें, 23 इसमें, ये जनक है, ये डॉटर से। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें भी जब अर्धसूत्री मैंने दो पदों में कहा तो फर्स्ट पद तो पूर्ण हुआ कि इसमें गुणसूत्र आधा हो गया, क्रमशः संख्या आधी होती है। लेकिन जब अर्धसूत्री सेकंड होता है तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, मीन्स ये जो होता है समसूत्री के समान होता है अर्धसूत्री सेकंड। ठीक है, तो समसूत्री में क्या होता था, गुणसूत्रों में कोई कमी नहीं होती थी, आधा नहीं होता था, बंटवारा नहीं होता था, तो क्या हुआ 23 इसमें तो 33 इसमें 33 इसमें। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए आप कि अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं बनी। तो जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी या कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे 4 बनेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कितनी कोशिका बनी थी, 4 कोशिका बनी थी, 1 2 3 4। अब जरा सोचिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी कोशिका थी, डिप्लॉयड थी, कितनी थी, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित थी, 2n था। इसमें क्या हुआ, आगुणित हो गई, n हो गई, हैप्लॉयड हो गई, तो कितनी होंगी दोस्तों, सब में n गुणसूत्र होगा, मीन्स आधा आधा गुणसूत्र होगा कि नहीं होगा। अब जरा बताइए ये जो लघु बीजाणु बने हैं ये दूर दूर है या पास पास है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि ये दूर दूर है कि पास पास है। जरा सोचिए आप लोग, अगर दूर दूर है तो भी ठीक है, पास पास है तो भी ठीक है। ये क्या होता है, मैंने क्या बताया कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में प्लाज्मोड स्टिमेटा नामक संरचना न बन पाए, जिससे दो मात्र कोशिका आपस में न जुड़ पाए, उसके लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करती थी, एक अस्तर ही तो बनाती थी, जिसको मैंने क्या कहा, कैलोज कहा। इतना तो मैंने बताया कि नहीं बताया, बताया ना। तो देखिए ये जो विभाजन हुआ किसके अंदर हुआ है, कैलोज नामक अस्तर के ही तो अंदर हुआ है, कैलोज नामक भित्ति के ही तो अंदर हुआ है विभाजन। तो क्या करेंगे, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, उस अस्तर को बना देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, कैलोज, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलोज, कैलोज हो गया। ये क्या है, हमारे लघु बीजाणु है, क्या है, लघु बीजाणु है। ठीक, लघु बीजाणु हो गए। अब एक बात और है, क्या है, ये 4 लघु बीजाणु है, तो इसको नाम क्या दे दिया जाता है, लघु बीजाणु की संख्या 4 है तो इसको लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या, चतुष्क कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक, इतना हो गया। तो हमने क्या बताया था इससे पहले कि ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में प्लाज्मोड स्टिमेटा नामक जो संरचना न बन पाए, उसके लिए क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कैलोज नामक अस्तर का निर्माण करती है। यही
कैलोरी नामक स्तर में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी कोशिका बनी, 4 कोशिका बनी, जो हेप्लॉइड थी, आगुणित थी, यन थी। तो इसको मैंने क्या किया, इस कैलोरी नामक भित्ति के अंदर दिखा दिया। इतना आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे देखने के लिए हमें ब्लैक बोर्ड खाली ही करना पड़ेगा, उन्हें सटाना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है। ये जो संरचना मैंने बनाया था, देखिए लघु बीजाणु धानी हो गया, क्या हो गया, लघु बीजाणु धानी हो गया। अब इसके और भी स्तर हैं तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, कुछ भी पता है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको हवा में लगेगा, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा होगा आप पिछला वीडियो देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मैंने क्या बताया, ये लोग बीजाणु धानी के अंदर क्या हुआ, जो चतुर्थ का बने थे, चतुर्थ माने 4 लोग बीजाणु धानियों का समूह ही होता है चतुर्थ, जो क्या थे, हेप्लॉइड थे, यन थे, आगुणित थे। तो क्या हुआ, एक चौरस में क्या होगा, इसमें से पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे, यन 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 यन, इसको ऐसे घेर भी सकते हैं। ऐसी तो संरचना पाई जाएगी एक कैलोरी नामक भित्ति के अंदर, ऐसी तो संरचना पाई जाएगी ना। तो 4 लोग बीजाणु में कैलोरी नामक भित्ति के अंदर। अब देखिए, अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि जब इसमें स्फुटन होगा, किसमें, परागकोश में स्फुटन होगा, तो क्या है इसी तरह से बाहर निकलेंगी या इसमें कुछ परिवर्तन भी होगा। तो परिवर्तन अभी बहुत होगा, यही तो आपको मैं बताऊंगा। इसमें परिवर्तन क्या होगा, जरा देखते हैं क्या परिवर्तन होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब परिवर्तन क्या होने वाला है, परिवर्तन इससे पहले क्या होगा कि ये जो लघु बीजाणु बने हैं कैलोरी नामक भित्ति के अंदर, आवरण के अंदर, वो क्या करेंगे, विकास करेंगे, वृद्धि करेंगे, जटिल होंगे। जटिल माने क्या, अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, क्या लघु बीजाणु ही परागकण होते हैं, क्या लघु बीजाणु को हम परागकण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, अगर नहीं पता तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि लघु बीजाणु जो है वो क्या होता है, परागकण नहीं होते, पोलर ग्रेन्स नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसा होगा, पोषण जब प्राप्त कर रहे हैं लघु बीजाणु लगातार, किससे, टेपिटल मध्यस्तर से, तो उनमें परिवर्तन होता है, वो परागकण का रूप लेते हैं। कैसे लेते हैं, आइए इसी के बारे में जानते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले जान लीजिए। क्वेश्चन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। लघु बीजाणु तो हमने बना लिया ना कैलोरी नामक भित्ति के अंदर, तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये होता है। तो आप क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर्स मदर सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपको, आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्या कि क्या है, बताने जा रहा हूँ, लघु बीजाणु जनन क्या, इससे पहले क्या करेंगे, परागकण को बनाएंगे। तो लिखते हैं क्या, परागकण में जानते हैं क्या होता है, लेकिन परागकण में जानने से पहले क्या कहेंगे, परागकण को बनाना भी तो पड़ेगा ना। किससे बनेगा, लघु बीजाणुओं से बनेगा, ठीक है। अब लघु बीजाणुओं से कैसे बनेगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, ये था हमारा कैलोज नामक आवरण था, भित्ति था, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसमें हमने क्या दिखाया था, इसमें हमने लघु बीजाणुओं को दिखाया था। कितने थे, 4 थे। कैसे थे, आगुणित थे। इतना तो मैंने आपको बताया। अब क्या होगा, अब परागकण कैसे बनेगा लघु बीजाणु से, इसी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। कैसे बनेगा, तो क्या होता है, हम एक को निकाल लेते हैं धीरे से, इसको मान लीजिए निकाल लिए। अब जब एक के बारे में जानेंगे क्या परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन तो सभी में तो होगा, सभी में ही होगा, क्योंकि सभी लघु बीजाणु में। तो सभी में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, एक को जानेंगे तो सबको हम जान जाएंगे, सबके बारे में, परिवर्तनों के बारे में जान जाएंगे।
तो क्या करते हैं, एक को धीरे से निकाल लेते हैं, उसके अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करिएगा, स्टेप्स को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टेप्स अगर जो आपने मिस किया तो जान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं दावा करता हूँ, यदि आप स्टेप को ध्यान में रखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और एक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, हमने एक को क्या किया, निकाल लिया। किसको निकाला है, मैंने लघु बीजाणु को निकाला है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। मैंने लघु बीजाणु को जब निकाला एक को, तो हमें क्या हुआ, इसमें संरचनाएं दिखाई दी। कैसी संरचनाएं दिखाई दी, इसके अंदर हम जब झांक कर देखते हैं, चूंकि कोशिका है लघु बीजाणु, तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं ये जो है साइटोप्लाज्म में क्या है, ये इसे कहते हैं जीवद्रव्य कहते हैं, ठीक है। जीवद्रव्य हो गया या कोशिका द्रव्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या होता है, एक केंद्रक आवृत है तो इसे पाया गया, आवृत केंद्रक पाया गया ना। अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, वैक्यूल होता है, रिक्तिका होता है। क्या होता है, वैक्यूल होता है, रिक्तिका होता है। ये तो संरचना है, इसके अंदर जब हम झांक कर देखते हैं एकदम स्पष्ट रूप से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या कहा, इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं क्या, केंद्रक है। केंद्रक वैसे है तो नाम क्या दे, आप लोगों को पता ही होशियार नहीं है, क्या हो गया है, केंद्रक हो गया, ठीक है। अब जो है ये जो केंद्रक है और ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ये क्या है, रिक्तिका है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन, यही परिवर्तन होगा इसमें कि ये जो आवृत केंद्रक है, इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। और कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री तो हो नहीं सकता, पहले से आवृत है। समसूत्री विभाजन होगा, मिटोसिस होगा, ठीक है। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समसूत्री क्या विभाजन, ठीक है। क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। किसमें हुआ, इस जो आवृत केंद्रक था इसमें हुआ। अब जब विभाजन हुआ तो देखते हैं क्या होता है। विभाजन होने के फलस्वरूप दो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चित्र को, जब विभाजन हुआ किसमें, केंद्रक में, आवृत केंद्रक में विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि दो प्रकार के केंद्रक बने। रिक्तिका को अभी हम नहीं दिखाएंगे, रिक्तिका चूंकि मौजूद है तो रिक्तिका को हम नहीं दिखाएंगे, तो पहले से मौजूद है। तो क्या हुआ, दो प्रकार के केंद्रक बने, एक छोटा केंद्रक बना और एक बड़ा केंद्रक बना। कितने केंद्रक बने, विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बने, एक बड़ा केंद्रक बना, एक छोटा केंद्रक बना। अब जो बड़ा केंद्रक है उसको हम कहते हैं क्या, कायिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, कायिक केंद्रक कहते हैं किसको, ये बड़े वाले को। इसको हम नाम देते हैं क्या, कायिक केंद्रक। इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो छोटा वाला है केंद्रक, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम क्या कहते हैं, जनन केंद्र कहते हैं, ठीक है। जनन केंद्र कहते हैं किसको, इसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, इसको कहते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसके चारों तरफ तो कोशिका द्रव्य है, जो रिक्तिका है वो सब तो पाई जा रही है। इसको तो मैं दिखाने की मुझे जरूरत नहीं। अभी जब मैं स्पष्ट चित्र बनाऊंगा एक बनाकर का, तो उसमें मैं सब बता दूंगा आपको, ठीक है। तो टेंशन ना लो, सब कुछ बताया जाएगा आपको। अब देखिए क्या होता है, अब इसको हम एक स्टेप और आगे करते हैं। स्टेप्स को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक स्टेप हम आगे ले गए तो क्या होता है, ये दो प्रकार की कोशिकाएं थी, एक तो बड़ा वाला था, उसे केंद्र का कोशिका नहीं है क्योंकि उसका बना ही नहीं है, और ये छोटा वाला था। ये जो छोटा वाला है इसमें क्या पाई जा रही है, हमारी कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, जो भी कहते हैं आप। अब देखिए कोशिका द्रव्य, अब क्या होता है, इसके जो चारों तरफ क्या पाई जा रही है, ये जो कोशिका द्रव्य पाई जा रही है, ये क्या होगा, गाढ़ा होगा। क्या होगा, गाढ़ा होगा।
ठीक है। और जब ये गाढ़ा होता है तो ये इस तरह से ऐसे गाढ़ा हो जाता है। कोशिका तरफ किसके चारों तरफ गाढ़ा हुआ, जनन केंद्र के चारों तरफ गाढ़ा हो जाता है। अब जब गाढ़ा हो जाता है तो आगे देखिए क्या होता है। अगला स्टेप, ये जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये परागकण बनने की एक प्रक्रिया चल रही है। अभी परागकण बना नहीं है, चूंकि ये क्या थे, लघु बीजाणु थे। लघु बीजाणु से तो परागकण बन रहा है। तो मैं प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे बन रहा है परागकण, इसी को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। जब ये न्यूक्लियस के यानी कि जन्म केंद्र के चारों तरफ क्या हुआ, इकट्ठा हो गया लिक्विड, तो क्या कहते हैं, इसके चारों तरफ क्या बनता है, एक कोशिका बन जाती है जटिल होकर, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे बना, ये तो पहले से है इसके चारों तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्या, जरा बताइए। पहले इसका क्या नाम था, जनन केंद्र का तो नाम था, हम इसको नाम देते दे रहे हैं। अब जब कोशिका बन गया तो केंद्र से जब कोशिका बना तो क्या हुआ, इसको हमने जनन कोशिका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जनन कोशिका, ठीक है। जनरेटिव सेल नाम दे दिया इसको हमने, किनको, इसी जनन केंद्र को जब जटिल कोशिका के रूप में धारण कर लिया तो इसको हमने जनन कोशिका नाम दे दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए, चूंकि ये बड़ा है थोड़ा, इसको हम बड़ा कर देते हैं। कोशिका तो बड़ी ही तो थी, ठीक है। अब ये बड़ा है, अब इस बड़े कोशिका को क्या हमने नाम दिया, पहले क्या था इसका नाम, कायिक केंद्रक था, तो अब क्या नाम होगा, कायिक कोशिका हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर है ना, मैंने क्या बताया पहले, और थोड़ा आगे ले जाते हैं इसको, मैं पूरा स्टेप पूर्ण कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब जब कायिक कोशिका बन गई, कायिक जनन कोशिका बन गई, तो अब देखिए क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है। अगले स्टेप में होगा यह, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए होता क्या है, एक बना क्या, जनन की कोशिका बना, और एक क्या था, पहले से कायिक कोशिका था। अब क्या होता है, ये दोनों कोशिकाएं ऐसे अलग हो जाती है, एक संरचना बनाकर रहेंगी तो एक ही लघु बीजाणु में, पर अलग अलग रहेंगी। इसमें जो द्रव्य पाया गया, इसमें जो द्रव्य पाया गया, तो अब संरचना कैसी बन गई इसकी, द्विकोशिकीय संरचना बन गई। एक तो कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका मिला के संरचना क्या बनाई, द्विकोशिकीय संरचना बनाई। यही मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु, क्या कहते हैं, लघु बीजाणु को हम क्या कह सकते थे। अब पूर्ण संरचना जब बन गई इसकी लघु बीजाणु की, तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, परागकण कह सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या, इससे सिद्ध क्या हुआ कि लघु बीजाणु जो होते हैं परागकण नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आपको मैं स्टेप्स वाइज आपको बता देता हूँ एक बार इसके बारे में हुआ क्या। हमने क्या किया, इस कैलोज नामक व्यक्ति के अंदर से एक लघु बीजाणु को निकाल लिया। निकालने के बाद हमने क्या किया, इसके आंतरिक संरचनाओं पर ध्यान दिया। कैसा ध्यान दिया है देखते हैं। हमने क्या कहा, केंद्र को देखा है, इसको रिक्तिका कहते हैं, ठीक है, रिक्तिका दिखाया। अब देखिए इसमें क्या थे, कोशिका द्रव्य पाए गए। अब इसमें समसूत्री विभाजन किसमें, इस केंद्रक में, ठीक है। ये जो हेप्लॉइड था, आवृत केंद्र था, इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन का फलस्वरूप क्या हुआ, दो केंद्रक बने, एक छोटा केंद्रक बना, एक बड़ा केंद्रक बना। हमने छोटे वाले स्मॉल वाले न्यूक्लियस को क्या कहा, जनन केंद्रक कहा, जनरेटिव न्यूक्लियस कहा, और जो बड़ा वाला केंद्रक था उसको हमने क्या कहा, कायिक केंद्रक कहा, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा। अब आगे की प्रक्रिया में क्या हुआ कि ये जो जनन केंद्रक था उसने अपने चारों तरफ क्या किया, कोशिका तरफ को गाढ़ा किया, ठीक है, गाढ़ा किया। अब गाढ़ा करने के बाद क्या हुआ, फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ कि ये कोशिका का रूप अलग धारण कर लिया, यानी कि अलग कोशिका का रूप इसने धारण कर लिया। हमने क्या किया कि इस कोशिकाओं को, यानी कि जो
छोटी वाली कोशिका थी उसको हमने जनन केंद्रक यानी जनन केंद्रक से नाम क्या दे दिया, जनन कोशिका नाम दे दिया। और इसको हमने कायिक केंद्रक से क्या नाम दे दिया, कायिक कोशिका नाम दे दिया। इतना तो आपको क्लियर ही हो गया। वेजिटेटिव सेल ऊपर वाला एक कायिक कोशिका हो गया, और ये जो जनन कोशिका है इसको हमने जनरेटिव सेल नाम दे दिया। अब क्या हुआ कि इनमें एक संरचना बन गई जिसके माध्यम से दो कोशिकाएं अलग अलग हो गई। कायिक कोशिका अपना अलग है लेकिन एक ही लघु बीजाणु में, इसको आप ध्यान रखिएगा। कायिक कोशिका अपनी अलग हो गई और जनन कोशिका अलग हो गई। इसको हमने क्या कहा, द्विकोशिकीय संरचना बता दिया। किसको, इसी लघु बीजाणु को। अब इस लघु बीजाणु को हम क्या कह सकते हैं, परागकण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से ये क्या होगा, परिपक्व हो गया। इतना हमें बताना था। अब देखते हैं, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे जब हम क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं, चूंकि एक कैलोज नामक भित्ति के अंदर क्या हुआ, 4 लघु बीजाणु थे, तो 4 लघु बीजाणु परिपक्व हुए इसी प्रक्रिया के साथ। चारों तो परिपक्व हुए। अब जब चारों परिपक्व हुए तो 4 परागकणों का निर्माण हुआ कि नहीं, एक कैलोज नामक स्तर के अंदर 4 परागकण बने कि नहीं बने, बने। सेम यही स्टेप इनमें भी फॉलो किया जाएगा, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा वो सारी प्रक्रियाएं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जब परागकण बन गया, अभी परागकण की संरचना में नहीं बता रहा हूँ, इसको अगले स्टेप में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब परागकण बन गया, यानी कि हम पहले बनाते हैं क्या, कैलोज नामक स्तरी बना लेते हैं। देखिए अब देखिएगा हुआ, एक कैलोज नामक क्या था, अस्तर था। परागकण बने, एक तो छोटा यन था, एक क्या था, बड़ा यन था। सेम यही स्टेप है, एक छोटा यन था, एक बड़ा यन था। इसी प्रकार से इनको हमने क्या कहा, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, ठीक है। कायिक कोशिका को हम नलिका कोशिका भी कहते हैं। इसके पीछे का रहस्य है, नलिका कोशिका क्यों कहते हैं। इसको जब परागण की क्रिया पूर्ण हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो हम इसको बता देंगे कि नलिका कोशिका क्यों कहते हैं, ठीक है। आपके लिए मैं कोई मान लीजिए क्वेश्चन ही आपके लिए कि क्यों नलिका कोशिका कहते हैं, आप इसका आंसर पता हो तो दीजिए, नहीं तो हम इसको अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे, तो समस्या नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक बड़ा छोटा, ये भी देखिए इस तरह से क्या हुआ, परागकण बने हैं। किसमें बने हैं, कैलोज नामक भित्ति के अंदर बने हैं। अब देखिए, अब आपको क्या ध्यान देना है, जब 4 परागकण बन गए, अब क्या होगा, परागकण क्या इसी तरीके से बाहर निकलेंगे, जरा बताइए। परागकण क्या इसी तरीके से कोई परागकोश से बाहर निकलेंगे, 4-4 के समूह में निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ना। तो अब होगा क्या, होगा क्या इन परागकणों में, यही होगा कि इस कैलोज नामक जो अस्तर है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब आपको मैं पीछे ले जाता हूँ, एक स्टेप पीछे ले जाता हूँ, तो वीडियो पीछे ले जाता हूँ। क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था टेपिटम के कार्यों के बारे में, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया था, नहीं बताया था टेपिटम के पूर्ण रूप से कार्यों के बारे में। मैंने इतना ही बताया था, पोषण पदार्थ थे, तो चूंकि पोषण प्रदान की तभी तो ये बना, परागकण बना लघु बीजाणु से, बना कि नहीं बना। अब पोषण का कार्य खत्म हुआ, अब क्या होगा, अब ये और बेहतरीन कार्य करने जा रहा है। क्या बेहतरीन कार्य करने जा रहा है, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। अब देखिए कार्य क्या करेगा टेपिटम, किसका बात चल रहा है, टेपिटम नामक स्तर की बात हम चला रहे हैं। अब देखिए, ये जो कैलोज नामक अस्तर पाया गया, इसके चारों तरफ जो आवरण पाया गया इन परागकणों के चारों तरफ, इसको नष्ट करना पड़ेगा, तभी तो परागकण स्वतंत्र हो पाएंगे, तभी तो परागकोश का स्फुटन होगा और परागकण बाहर निकलेंगे, परागण करेंगे। नहीं तो कैसे संभव होगा सारी प्रक्रियाएं, 4-4 परागकण तो एक साथ कर नहीं सकते पॉलिनेशन की प्रक्रिया। तो देखिए क्या होता है, अब टेपिटम क्या करेगा, एक एंजाइम का स्राव करता है। क्या, एंजाइम निकालता है। तो एंजाइम का जरा नाम जान लीजिए आप लोग, उसको क्या कहते हैं, चूंकि कैलोज नामक आवरण है, तो एंजाइम कौन सा निकालेगा, इसी के नाम पे ही है, क्या, कैलेज, ठीक है। कैलेज नामक एंजाइम का स्राव करता है। कौन करता है, टेपिटम नामक स्तर करता है।
अब जब ये कैलोज नामक एंजाइम का स्राव करेगा, किसके ऊपर करेगा? इसी कैलोज नामक आवरण के ऊपर करेगा, इसका प्रभाव इसी पर पड़ेगा। अब जब ये स्राव करता है तो क्या होता है, जो अस्तर है, कौन सा अस्तर है, कैलोज नामक, ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारी प्रक्रिया इसी के अंदर संपन्न हुई है। जब प्रक्रियाएं संपन्न हो गई सुरक्षित रूप से, तो ये जो अस्तर है वो नष्ट हो जाता है। किसकी बदौलत? टेपिटम के बदौलत। टेपिटम क्या करता है, कैलेज नामक एंजाइम का स्राव करता है, जिससे क्या होता है, अस्तर नष्ट हो जाता है और परागकण क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता कि स्टेप्स आपने मिस आगे जो आपने स्टेप कोई किया, वीडियो को थोड़ा सा भी बाउंस किया तो समझ लीजिए आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए वीडियो को शुरुआत से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम बिना समझाए आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, परागकण स्वतंत्र हो गए। अब एक बात और आती है, परागकण तो स्वतंत्र हो गए ना। अब परागकण की जब संरचना की बात करते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं परागकण की, तो कैसा होता है इसके बारे में आइए जान लेते हैं। इसके बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अभी टेपिटम का और भी कार्य, अभी सब कुछ बताया जाएगा टेपिटम के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा सा परागकण के बारे में। मान लीजिए परागकण है, क्या परागकण है, कितने थे, द्विकोशिकीय अवस्था थी कि नहीं थी, द्विकोशिकीय अवस्था ही तो थी। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। एक कायिक कोशिका था, ये जनन कोशिका था। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है, हमें नर युग्मक प्राप्त करना है ना, नर युग्मक प्राप्त करना है परागकोश से, क्योंकि परागकोश नर जन्मांग होता है किसी पुष्प का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जब हम नर यानी कि मेल गैमेट को प्राप्त करेंगे तो क्या ये परागकण को ही हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपसे है कि परागकण को क्या हम पुष्प का जो है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, नर युग्मक जो है, पुष्प का नर युग्मक परागकण कहलाता है या नहीं कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे। क्या पुष्प में जो परागकण होता है, जो परागकण बना भी, उसको हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं या नहीं कहते हैं, यही आपको आंसर देना। यदि कहते हैं तो हाँ में दीजिएगा, तो नहीं कहते हैं तो नो में, यानी कि यस और नो में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके आगे लिख दीजिएगा क्या, नर युग्मक यस और नर युग्मक नो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपसे। अब देखिए क्या होता है, ये क्या है, परागकण है। अब परागकण को जब आप देखेंगे तो परागकण की ये जो है, इसको कहते हैं इंटाइन, अंतःचोल। इसको क्या कहते हैं, इंटाइन यानी कि अंतःचोल, अंतःचोल। ठीक है, अंतःचोल को क्या कहते हैं, इंटाइन। इंग्लिश में INTI यानी इंटाइन कहते हैं। ये इंटाइन हो गया परागकण का। ठीक है, इसके अंदर रिक्तिका भी अंदर के पार्टों को मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। तो अभी मैं एक चीज, इसमें अस्तर का निर्माण करना है, इसको पूर्ण रूप से परिपक्व करना है। पूर्ण रूप से परिपक्व भले ही परागकण बन गया, अभी परिपक्व नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए ये इंटाइन है, तो इसके बाहर क्या होगा, एंजाइन एक अस्तर और एक लेयर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एंजाइन यानी कि बाह्य चोल। अंतःचोल इंटाइन, बाह्यचोल एंजाइन। अब हमें क्या पता है कि ये जो अंतःचोल होता है ना परागकण का जो एंटाइन होता है अस्तर, वो क्या होता है, किसका बना होता है, आपको ये ध्यान देना है। ये बना होता है क्या, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और प्लस पैक्टीन। पैक्टीन का बना होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज और पैक्टीन का बना होता है। कौन सा अस्तर बना होता है, अंतःस्तर इंटाइन बना होता है। अंतःस्तर किसका, परागकण का बना होता है। ठीक है, परागकण का अंतःस्तर सेल्यूलोज और पैक्टीन का बना होता है। इतना क्लियर है। अब क्या बाह्य अस्तर किसका बना होता है, अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि परागण की क्रिया में कीटों का भी योगदान होता है। परागकण कीटों के पैरों पर कैसे चिपकते हैं, चिपकेंगे कैसे, कुछ आवरण उसके ऊपर होगा, कुछ अस्तर, तभी तो चिपकेगा। तो उस अस्तर को क्या कहते हैं, इसी के बारे में हमें जानना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर मैं एक नाम लिख रहा हूँ जिसको कहते हैं यूबिस कार्ड। अब ये यूबिस कार्ड क्या है इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। देखो ये यूबिस कार्ड किसके ऊपर पाया जाता है? बाह्य चोल के लिए मैं बात करूँ तो बाह्य चोल के ऊपर ही पाया जाएगा, एंजाइम के अंदर ऊपर ही पाया जाएगा। तो देखिए यूबिस कार्ड क्या होते हैं? लिपिड का आपने नाम सुना है? लिपिड, लिपिड जो होता है, लिपिड के जो कण होते हैं वो इसके ऊपर ऐसे संरचनाएं ढेर सारी ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। और ये रिलीज कौन कर रहा है? ये जो लिपिड है यानी कि यूबिस कण जो है, लिपिडों के कण को यूबिस कण कहते हैं, जो लिपिड का बना होता है, यानी कि लिपिड का बना होता है क्या? यूबिस कण। अब यूबिस कण रिलीज कौन कर रहा है? रिलीज कौन, निकाल कौन रहा है? इस पराग के ऊपर, परागकण के ऊपर डाल कौन रहा है? यही टेपिटम डाल रहा है, जिसके बारे में आप जानते हैं टेपिटम नामक स्तर ये सब रिलीज कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण स्तर होता है एक अलग बीजाणु धानी के अंदर। ठीक है, अब देखिए जब ये रिलीज करेगा तो ऐसे इसके ऊपर ये स्तर बन जाएगा, क्योंकि इसका नाम नहीं है, क्योंकि ये बाह्य स्तर का, बाह्य स्तर जो होता है इसी का ही बना होता है। किसका? इस लिपिड यानी कि यूबिस कण का। और अभी एक चीज और आएगा, अभी एक स्तर और आएगा इसके ऊपर। ठीक है, उस स्तर का क्या नाम है अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये यूबिस कण तो हो गए। अब एक स्तर और आता है जो इस परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है बाह्य वातावरण के हानिकारक चीजों से, अम्ल से, क्षार से, जो भी होते हैं इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं इसके आंतरिक भागों को। उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इस परागकण को। कौन सा स्तर? उसका नाम क्या है? उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो उस स्तर को क्या कहते हैं दोस्तों? उस स्तर को हम कहते हैं क्या? स्पोरोपॉलिनीन। क्या? स्पोरोपॉलिनीन। स्पोरोपॉलिनीन इसको कहते हैं, इस स्तर को स्पोरोपॉलिनीन। ठीक है, ये जो स्पोरोपॉलिनीन होता है, ऐसे मान लीजिए स्पोरोपॉलिनीन होता है, किसके ऊपर है? बाह्य चोल के ऊपर है, एंजाइम के ऊपर है। ठीक है, ऐसे समझिए। जरूरी नहीं है इसकी संरचना त्रिभुजाकार हो, आप किसी भी आकार का बना सकते हैं। और ये इसी का देन होता है कि हर एक परागकण की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, किसका देन होता है? इसी स्पोरोपॉलिनीन का देन होता है। और स्पोरोपॉलिनीन रिलीज कौन कर रहा है? यूबिस कण जो रिलीज कर रहा है, यानी कि टेपिटम क्या कर रहा है? दो तरह के एंजाइमों का सकते हैं, एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है जो इस परागकण की पूर्ण संरचना तैयार करते हैं। अब क्या होता है? लिपिड को आप जानते हैं चिपचिपा रसदार पदार्थ होता है। इसी से क्या होता है? किसी भी जीव के पैरों पर, हाथों पर, शरीर के किसी पर चिपक जाता है, जिससे परागक्रिया हो जाती है। इसी का देन होता है, इसी यूबिस कण का देन होता है। ठीक है, और जो स्पोरोपॉलिनीन होता है ये क्या करता है? इसको सुरक्षा प्रदान करता है बाह्य वातावरण के हानिकारक चीजों से, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है जब परागकण बन गया। अभी परागकण की मैंने क्या कहा संरचना है, इसमें नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, उसको भी बताया जाएगा। देखिए अब परागकण बन गया। अब क्या होता है कि इसे परागण अभी परागण कर सकता है। जब परागण पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो परागण करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए अब ये यानी कि स्वतंत्र रूप से, यानी कि कैलोरी नामक भित्ति से स्वतंत्र भी हो गया, स्वतंत्र हुआ और एक परिपक्व भी हो चुका है, परागकण बन चुका है सब कुछ इसमें। अब क्या होगा? अब पराग कोश के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था? एंथर। अब एंथर में क्या होगा? स्फुटन होगा। अब मैंने एक चीज और बताया था, क्या? अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम। क्या बताया था? एंडोथीसियम। एक लेयर है, एक स्तर है जो प्राथमिक भित्ति कोशिका के विभाजन से प्रथम स्तर बना था, बाह्य स्तर प्रथम स्तर बना था, उसको हमने क्या कहा था? एंडोथीसियम कहा था। हम बाह्य त्वचा की बात नहीं कर रहे, उसके ठीक अंदर की त्वचा एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एंडोथीसियम क्या है, मैंने क्या कहा? परागकोश का स्फुटन होता है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में क्या बताया था? जब स्तरों के बारे में बता रहा था बीजाणुधानी के, तो मैंने बताया था एंडोथीसियम क्या करता है? परागण के समय परागकोशों के स्फुटन में सहायता प्रदान करता है। अब स्फुटन में सहायता क्या प्रदान करता है? देखिए कैसे सहायता प्रदान करता है। ये जो होता है, चूंकि
बाह्य स्तर के ठीक आंतरिक स्तर है, क्या करता है, इसको प्रेरित करता है कोशिकाओं को कि ये इसमें देखिए परागकोश को जब आप देखे होंगे, मैंने कहा था द्विपाली संरचना होती है, डाइथिकस होते हैं या कह सकते हैं टू लॉब्स होते हैं, इसमें एक पाली ये एक पाली ये, तो दो पालियों से मिलकर बनाना है। इसके बीच में दरार होती है, तो ये दरार जो इसको जोड़ा रहता है दो पालियों को आपस में, जो दो पालियों को आपस में जोड़ा रहता है उसको मैंने कहा था कनेक्टिव कहा था, संयोजी कहा था, निरोधक का बना होता है, ठीक है। अब क्या करता है, उसको ये निष्क्रिय करता है, छेड़ करने का कार्य करता है, कौन, अंतस्थिशियम एंडोथीसियम। अब जब छेड़ होंगे यानी कि निष्क्रिय होंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे पराग को धीरे धीरे फट जाएगा, फट गया ना। और जब फटा तो जाहिर सी बात है परागकण निकला, तो परागकण निकल कर करता क्या है, वो जाता है किस पे, वर्तिकाग्र पर जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए आप, ये क्या था, ये था क्या है, यन माने आगुणित है, ये भी आगुणित है, चूंकि इसके बारे में हमें नहीं जानना, अभी इसी के बारे में जानना है। तो एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, 60% प्लांट्स जो होते हैं, पुष्पीपालक प्लांट्स होते हैं, 60% जो होते हैं उनमें क्या होता है, परागण से पहले यानी कि परागण के बाद जो होता है, ये कोशिका जो है जनन कोशिका, वो समसूत्री विभाजन करता है और दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। और जो 40% पुष्पीपालक होते हैं वो क्या करते हैं, परागण से पहले ही परागकोश में क्या करते हैं, ये जो जनन कोशिका होती है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है और दो जनन कोशिका बन जाती है। चूंकि आपने पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, जो निषेचन होता है पुष्प में दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन माने दो बार निषेचन होगा कैसे, कि जब ये क्या कहते हैं, जनन की कोशिकाएं जो होंगी दो होंगी, चूंकि कायिक कोशिका का जन्म में कोई योगदान ही नहीं होता, कायिक कोशिका का करता है संरचना बनाता है किसी चीज का, इतना तो आपको पता ही है कॉमन रूप से। तो देखिए क्या होता है, 60% जो पादप होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में मैंने क्या होता है, जो 40% प्लांट्स होते हैं, पुष्पी प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि ये जो लघुबीजाणु होते हैं वो 3 कोशिकीय अवस्था में हो जाते हैं। कब, परागण से पहले, परागकोश के स्फुटन से पहले क्या होते हैं, 3 कोशिकीय माने मैं संरचना बना रहा हूँ, आप इसी के माध्यम से ही समझ जाएंगे 3 कोशिकीय का मतलब क्या है। देखिए ये क्या था, कायिक कोशिका था। अब देखिए क्या होता है, इसमें जब विभाजन होगा, विभाजन माने 2 ठो बनेंगे ना, तो देखिए जब विभाजन होगा तो ऐसे एक कोशिका इधर बनेगी। कोशिका कैसे बनी, जैसे ये कोशिका जैसे एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, समसूत्री विभाजन का, और इसमें जो मैंने अभी पिछले बार बताया कि जो परिवर्तन हुआ, कोशिका तरह इकट्ठा हुआ, गाढ़ा हुआ, कोशिका बना, तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया इसमें भी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3 कोशिकीय संरचना बना लिया। 40% प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में यही होता है क्या, परागण से पहले परागण 3 कोशिकीय अवस्था में हो जाता है, या कह सकते हैं वर्तिकाग्र पर जाने से पहले 3 कोशिकीय अवस्था में हो जाता है। बारी आई 60% प्लांट्स की, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में जानिए कि इसमें ये चीज नहीं होता है। क्या नहीं होता, यानी कि परागण से पहले, परागकोश के स्फुटन से पहले यह संरचना नहीं बनती है, 3 कोशिकीय संरचना ही बनती है, 2 कोशिकीय संरचना, माने कि जैसी है ये वैसी ही रहती है। पर बनती है, इसमें भी बनती है। कब बनती है, जब परागण हो जाता है, यानी कि परागकण जब क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तब इसमें यह प्रक्रिया होती है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझा है, यानी कि मैंने क्या कहा कि जब परागकण परागकोश से निकल जाएगा और वर्तिकाग्र तक परागण स्वरूप पहुंच जाएगा, तब 60% पादपों के परागकणों में क्या होती है, कोशिकीय अवस्था 3 हो जाती है, यानी कि 3 कोशिकीय अवस्था ग्रहण करती है। और आपने पढ़ा है कि प्राय निषेचन के लिए पुष्पी पादपों में 3 कोशिकीय अवस्था होना जरूरी है, ये आप जान लीजिए, नहीं जानते थे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो भैया लाइक में करने के लिए नहीं कहूँगा। कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आपको इसका आंसर जरूर दिया जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पिछला वीडियो आपको जरूरी है इसको देखना, इससे पिछले वीडियो को, क्योंकि आप जब पिछला देख रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना सब आज मैंने आपको बता दिया। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी धमाकेदार होगी, और धमाकेदार कायम होगी, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ।
नहीं समझ आ रहा कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या मैं कमी कर रहा हूँ, मैं अपने कमियों को सुधारूंगा, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।